CH341 उठो तुम दोनों, चांद जैसे हो दोनों। दूसरी तरफ वीरा किचन में काम कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक तो गए थे, लेकिन उसके सिर में दर्द हो गया था। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि हर्षवर्धन उसके बारे में ऐसा सोचता है। कहीं ना कहीं वीरा को यकीन भी नहीं हो रहा था कि जिसे वो इतने प्यार से चाचू कहती है वो उसके बारे में ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन कानों से सुनी बात को झुठला भी तो नहीं सकती थी। वीरा को क्या पता था कि हर्षवर्धन की सिचुएशन से गुजर रहा है। विराज वीरा के पास ही खड़ा था और वीरा गुस्से में किचन में काम कर रही थी। विराज बोला, अंडरस्को, वीरा अब तो बात कर लो। वीरा कुछ नहीं बोली, गुस्से में किचन में बर्तन उठाकर इधर उधर पटकने लगी। वीरा के बर्तन उठाकर पटकने की आवाज से पता चल रहा था कि इस वक्त वीरा कितना गुस्से में है। ऐसा लग रहा था विराज ने एक और बार कुछ कहा और वीरा भिगोना उठाकर विराज के सिर में मार देगी। विराज ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, वीरा मेरी बात तो सुनो। शिवाय भाई से बात हुई है, शिवाय भाई ने मुझे यहाँ भेजा है। वीरा कुछ नहीं बोली। उसने एक प्लेट में खाना सर्व किया और एक कमरे की तरफ बढ़ गई। विराज भी पीछे पीछे चला गया। कमरे में अवनीत था। वीरा ने अवनीत के सामने खाना रख कर कहा, अंडरस्को, इसे खा लो और फिर होमवर्क करके सो जाना। अवनीत ने हामी गर्दन हिला दी। वीरा गुस्से में फिर से किचन में चली गई। फिर उसने एक और थाली में खाना सर्व किया और विराज की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को, खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो जाओ, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। वीरा की बात सुनकर विराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या बात है, इतनी टेंशन में भी शेरो शायरी हो रही है। विराज ने वीरा के हाथ से थाली लेकर वही साइड में रखकर कहा, अंडरस्को, वीरा कब तक नाराज रहोगी? चाचू को दुनिया भर की टेंशन होती है, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया। वीरा गुस्से में बोली, अंडरस्को, विराज मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से, मेरा उस बारे में बात करने का मूड नहीं है। विराज थोड़ा सा वीरा के नजदीक गया और उसकी कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा, अंडरस्को, तो क्या करने का मूड है? वीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। वीरा विराज से दूर हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन विराज ने अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। वीरा बोली, अंडरस्को, विराज दूर हटो। विराज ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, अब तो तुम्हें हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन लेकर जाना है। रही बात चाचू की तो उन्हें शिवाय भैया मना लेंगे। वीरा का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। वीरा विराज को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन विराज वीरा से दूर नहीं हुआ, बल्कि विराज ने अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली। वीरा अब हिल भी नहीं पा रही थी। कहाँ विराज शिवाय जैसा मजबूत इंसान और कहाँ वीरा हल्की फुल्की नाजुक सी लड़की। विराज वीरा की आंखों में देख रहा था और वीरा विराज के ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल हो रही थी। वैसे तो वीरा विराज साथ में बहुत वक्त बिताते थे, लेकिन विराज कभी वीरा के इतना क्लोज नहीं आया और आज जब वो वीरा के क्लोज जा रहा था तो वीरा की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। विराज ने झुककर वीरा की आंख पर किस कर लिया और वीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। विराज ने वीरा की दूसरी आंखों पर किस कर लिया। विराज के ऐसा करने से वीरा को घबराहट हो रही थी। विराज ने अगले ही पल वीरा के होठों को कैप्चर कर लिया और उसे एक मीठी सी किस करने लगा। वीरा चाहकर भी विराज को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से हल्का सा पानी बह गया। विराज ने अपने गाल पर जब कुछ गरम गरम महसूस किया तो वीरा को खुद से दूर कर दिया। विराज ने देखा कि वीरा जो इतनी मुश्किल से चुप हुई थी वो फिर से रोने लगी। विराज ने वीरा के आंसू पोंछकर कहा, अंडरस्को, वीरा कितना रोओगी? मैं कह रहा हूँ ना, शिवाय भाई सब संभाल लेंगे। वीरा ने अचानक विराज को गले लगा लिया और अब उसका रोना और तेज हो गया। वीरा रो तो पहले भी बहुत रही थी, लेकिन उसने अपना दर्द विराज के साथ बांटा नहीं था, लेकिन अब वो अपना दर्द विराज के साथ बांट रही थी। विराज ने भी अपनी पकड़ वीरा पर कस दी और उसके बालों को चूम लिया। फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, अंडरस्को,
चुप हो जाओ वीरा, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। वीरा सुबकते हुए बोली, विराज, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए, लेकिन मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी जहन में कोई और आता भी नहीं है। तुम प्लीज मुझे छोड़ना मत। विराज ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या तुम्हारे नजदीक तुम्हें छोड़ने के लिए आया हूँ? तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ, तुम्हारे पिकअप ड्रॉप की सर्विस ले रखी है। ये सब क्या इसीलिए करता हूँ ताकि तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं वीरा, चाचू का गुस्सा शांत होगा तब चाचू मेरी और तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर देंगे। अब तुम शांत हो जाओ, चलो हम साथ में खाना खाते हैं। विराज वीरा को लेकर सिटिंग एरिया में आ गया। उसने वीरा को सोफे पर बिठाया और अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वीरा ने भी विराज के हाथों से खाना खा लिया। सुबह जब हर्षवर्धन की आंख खुली तो उसने अपने सीने पर, पैर पर, पीठ पर बहुत भार महसूस किया। उसने अपना एक हाथ उठाने की कोशिश की तो उसने अपने हाथ पर भी भार महसूस किया। हर्षवर्धन की आंखें अभी भी पूरी तरीके से खुली नहीं थी। उसने आंखें बंद की, आंखें खोली तो उसकी नज़र सीलिंग पर गई। उसने सीलिंग को देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो कमरा उसका नहीं है। हर्षवर्धन ने उठने की कोशिश की तो उसने फिर से अपने बदन पर भार महसूस किया। हर्षवर्धन ने अपनी गर्दन घुमाकर देखी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। दिव्यांश ने उसे बहुत कसकर पकड़ हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे देव कभी कभी दिव्यांश को पकड़कर सोता है। हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी तरफ गर्दन घुमाई तो और ज्यादा हैरान हो गया। दूसरी तरफ शिवाय भी हर्षवर्धन से चिपक कर सो रहा था, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी मां से चिपक कर सोता है। दोनों ने ही हर्षवर्धन की बाजू पर अपना सिर रखा हुआ था। हर्षवर्धन की बाजू दर्द कर रही थी और उसे अपने दोनों भतीजे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन ने चिल्लाकर कहा, शिवाय दिव्यांश। दोनों ने अपनी हल्की सी आंखें खोली और हर्षवर्धन की आवाज को इग्नोर करके फिर से आंखें बंद करी। हर्षवर्धन गुस्से में चिल्लाया, उठो तुम दोनों। हर्षवर्धन के चिल्लाने से दिव्यांश और शिवाय दोनों ही उठकर बैठ गए। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें खोली तो उसकी बाहों में दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए दोनों को देखकर कहा, बच्चे हो तुम दोनों जो मुझसे चिपक कर सो रहे थे। दोनों ने एक साथ नामे मुंडी हिला दी। हर्षवर्धन चिल्लाया, तो क्यों सो रहे थे मेरे पास? मेरा हाथ, पैर, पेट, थाई सब कुछ दर्द कर रहा है। कभी देखा है खुद को सांड जैसे हो दोनों? शिवाय जुभाई लेता हुआ बोला, चाचू वो कल रात पापा की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सो गया। दिव्यांश तो फिर से अपने चाचू के पास लेट गया और उन्हें कसकर गले लगाकर बोला, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही थी। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही जानते थे कि हर्षवर्धन इमोशनल है। हर्षवर्धन को इमोशनल करना बहुत आसान है, बस 2-3 डायलॉग मारने हैं गले मिलकर और हर्षवर्धन इमोशनल हो जाएगा। उन दोनों का प्लान काम भी कर गया। हर्षवर्धन सच में दिव्यांश और शिवाय की बात सुनकर इमोशनल हो गया। हर्षवर्धन अपने दोनों भतीजे को देखने लगा। दोनों ही मासूम सा चेहरा बनाकर अपने चाचू को देख रहे थे। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ उठाया और शिवाय के गाल पर लगा दिया और फिर दिव्यांश के गाल पर। दिव्यांश ने तो सिचुएशन का फायदा उठाकर हर्षवर्धन की हथेली पर चूम लिया। अचानक ही हर्षवर्धन का गुस्सा दुगना हो गया और उसने दिव्यांश को धक्का देते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? दिव्यांश को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दिव्यांश और शिवाय दोनों ही समझ गए थे कि हर्षवर्धन रणविजय के हाथों मजबूर है। दोनों ही बेड से उतरकर हाथ बांधकर हर्षवर्धन को देखने लगे। हर्षवर्धन ने अपने गुस्से का सहारा लेते हुए कहा, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो मेरे कमरे में से। लेकिन दिव्यांश और शिवाय दोनों में से कोई नहीं गया। हर्षवर्धन बेड से उतरा और गुस्से में मुट्ठी भींचता हुआ बोला, सुनाई कम देता है, निकलो मेरे कमरे में से और आज के बाद मेरे आसपास भी मत फटक जाना। बच्चे नहीं हो तुम कि तुम्हें माँ बाप की याद आ रही है। शिवाय ने हर्षवर्धन के गुस्से का जवाब देते हुए कहा,
चाचू मैं आपके लिए चाय बना दूं। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा तो दिव्यांश बोला, अंडरस्को, नहीं चाचू गुस्से में चाय कहाँ पीते हैं, चाचू तो गुस्से में टमाटर सूप पीते हैं, मैं चाची को कहकर चाचू के लिए टमाटर सूप बनवा देता हूँ। हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ गया। हर्षवर्धन ने साइड स्टैंड पर रखा हुआ लैंप उठाया, उसे गुस्से में जमीन पर मारकर कहा, अंडरस्को, तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है? क्यों मेरे सिर पर तांडव करने के लिए खड़े हो, चले क्यों नहीं जाते? शिवाय बोला, अंडरस्को, चाचू आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऐसे बिहेव करेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा? हर्षवर्धन शिवाय को देखने लगा। दिव्यांश ने भी अपनी आईब्रोज ऊपर की जैसे कहना चाहता हूँ, अंडरस्को, हमें सब कुछ पता है। लेकिन हर्षवर्धन फिलहाल उन दोनों की बातों को समझना नहीं चाहता था। वैसे भी हर्षवर्धन का दिमाग पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका था। रणविजय सिंह ने हर्षवर्धन के दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ था। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही हीर चाय की ट्रे लेकर उस कमरे में आई। हीर को देखकर हर्षवर्धन चिल्लाया, अंडरस्को, इन दोनों को कहो कमरे से बाहर जाए, मुझे तैयार होना है, ऑफिस जाकर काम भी करना है। इनकी तरह निकम्मा नहीं हूं कि जब मूड होगा तब उठकर ऑफिस आ जाएंगे। हर्षवर्धन को गुस्से में देखकर हीर की आंखें फिर से छलक आई। हीर तो बहुत उम्मीद से उस कमरे में आई थी, ये सोचकर कि हर्षवर्धन ठीक होगा, लेकिन यहाँ तो हर्षवर्धन वैसा का वैसा ही था जैसे वो कल रात छोड़कर गई थी। हीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि हो ना हो कोई अनहोनी होने वाली है। तभी हर्षवर्धन अचानक से इतना गुस्सा करने लगा। हीर कुछ नहीं बोली, नम आंखों से हर्षवर्धन को देखने लगी। हर्षवर्धन ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, हीर तुम्हें भी सुनाई कम देने लगा? या तुमने भी कसम खा ली कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, जैसे ये दोनों नहीं सुनते? इन्हें कहो कमरे से जाएं, मुझे ऑफिस जाना है। अब शिवाय से रहा नहीं गया। शिवाय थोड़ा सा अपनी अकड़ में बोला, अंडरस्को, आप ऑफिस नहीं जाएंगे? इतना कहकर शिवाय ने हर्षवर्धन का फोन उठाया और अपनी जेब में रख लिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्को, मेरा फोन वापस करो। क्वोट। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू शायद आपने सुना नहीं, मैं बता देता हूँ शिवाय ने क्या कहा है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। ऑफिस क्या, आप इस घर से कहीं भी नहीं जाएंगे। कल आपका बर्थडे है, हम सब कल आपका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद आप चाची के साथ एक लॉन्ग ट्रिप पर जाएंगे, क्योंकि आपका गुस्सा अब आपके सिर पर चढ़कर बोलने लगा है और हम नहीं चाहते कि आपके गुस्से का शिकार पूरी रघुवंशी फैमिली हो जाए। हर्षवर्धन की गुस्से में मुट्ठी कस गई। शिवाय बोला, अंडरस्को, हमें गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा, हम आपके गुस्से से डरते नहीं हैं। बहुत शिकायत है ना आपको मुझसे और दिव्यांश से कि हम दोनों रघुवंशी इंडस्ट्रीज नहीं संभालते, तो आज से हम ही रघुवंशी इंडस्ट्री संभालेंगे और आप घर पर रहेंगे। आपका मन होगा, आपका मूड होगा तो ऑफिस आ जाना, वरना कोई बात नहीं। हर्षवर्धन चिल्लाया, अंडरस्को, मेरा दिमाग खराब मत करो, निकलो यहाँ से। शिवाय ने भी चिल्लाकर कहा, अंडरस्को, दिमाग तो आपने खराब कर दिया है, कल से देख रहे हैं, पता नहीं क्यों बेकार में इतना चिल्ला रहे हैं। क्या आपको अपने भतीजे पर विश्वास नहीं? हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट होने लगा। शिवाय ने हर्षवर्धन का फोन निकाला और लाउडस्पीकर पर डाल दिया। हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। वो नहीं चाहता था कि शिवाय और दिव्यांश को उसके पास्ट के बारे में पता चले। हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि शिवाय और दिव्यांश की नज़रों में वो गिर जाए। हर्षवर्धन का दिल जोरों से धड़कने लगा। शिवाय ने फोन पर कहा, अंडरस्को, हेलो। सामने से आवाज आई, अंडरस्को, सर आज आपकी मीटिंग थी, आप ऑफिस आ रहे हैं ना? शिवाय बोला, अंडरस्को, नहीं चाचू, ऑफिस नहीं आएंगे, जो भी मीटिंग है उसे मैं या दिव्यांश ही हैंडल करेंगे। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया और हर्षवर्धन उसकी तो हलक में जान आ गई। क्या करेगा अब शिवाय? क्या होगा रणविजय सिंह राणा का दूसरा वार? CH 342 खुद तो चले गए,
अपना ये भाई हमारे सिर पर छोड़ गए। शिवाय ने अपने चाचू को देखकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ चाचू, बहुत घबरा रहे हो? घबराओ मत, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय मेरा फोन मुझे वापस करो। शिवाय बोला, अंडस्को, आपका फोन वापस नहीं मिलेगा, आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, रघुवंशी मेंशन में ही रहेंगे, चाची पर नहीं चिल्लाएंगे, अपना गुस्सा किसी नौकर पर नहीं निकालेंगे, मैं और दिव्यांश ऑफिस जा रहे हैं, आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी, वैसे भी आप बूढ़े हो गए हैं, आपको ऑफिस से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, घर पर रहिए, गार्डन में बैठिए, अखबार पढ़िए और एक एक घंटे बाद चाची के हाथ की चाय पीते रहिए। दिव्यांश और शिवाय दोनों वहां से जाने लगे तो हर्षवर्धन ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को, शिवाय रुक जाओ, मेरा फोन मुझे वापस कर दो, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ गलत हो जाएगा। शिवाय अपने चाचू की बात सुनकर रुक गया और फिर उसने पलटकर हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस्को, क्या कहा चाचू आपने? कुछ गलत हो जाएगा? क्या गलत हो जाएगा, मैं भी तो सुनो। हर्षवर्धन अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडस्को, शिवाय मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी, मेरा फोन मुझे वापस दो, मुझे ऑफिस जाना है, तुमसे दिल क्रैक नहीं होगी, नहीं तुम ठीक से कोई मीटिंग अटेंड कर पाओगे। हर्षवर्धन की बात सुनकर अब शिवाय को भी गुस्सा आ गया, वो 4 कदम चलकर हर्षवर्धन के करीब आया और हर्षवर्धन की आंखों में देखकर बोला, अंडस्को, क्या कहा चाचू आपने? मुझसे दिल क्रैक नहीं होगी, मुझसे मीटिंग नहीं होगी, आप भूल गए चाचू शिवाय शेर है और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो शिवाय रघुवंशी नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं अपनी छुई मुई को मौत के मुंह से निकाल कर ला सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मैं सासू माँ को रणविजय सिंह की कैद से निकाल कर ला सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मैं वर्ल्ड में दृष्टि भाभी को ढूंढ सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपका प्यारा लाडला दिव्यांश सिलेक्टेड काम करता है, लेकिन मेरे लिए कोई सिलेक्शन नहीं, मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो हर कोई नहीं कर सकता, मुझे हल्के में मत लेना चाचू, जो आप मुझे बताना नहीं चाहते वो मैं पता लगा सकता हूँ, आप जो अपने गुस्से के पीछे दर्द छुपा रहे हैं ना, वो दर्द मुझे कल रात आपकी आंखों में दिख गया और अब यही दर्द मैं उस रणविजय सिंह राणा की आंखों में देखना चाहता हूँ, समझे आप? शिवाय फिर से जाने लगा तो हर्षवर्धन ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय रुक जाओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शिवाय बोला, अंडस्को, अब आपकी बात समझने का टाइम गया, अब आप मेरी बात समझो, इस घर में शांति से रहो, चाची के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, पीहू के साथ खेलो, देव को कमर पर बिठाकर घोड़ा बनकर चलो, लेकिन घर पर रहो। शिवाय और दिव्यांश वहां से चले गए। शिवाय हॉल में आया और चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, गार्ड्स। और तभी 2-4 बॉडीगार्ड शिवाय के सामने आ गए। शिवाय ने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, अंडस्को, चाचू मेंशन से बाहर नहीं जाएंगे और अगर चाचू मेंशन से बाहर चले गए तो तुम सबकी नौकरी का आज आखिरी दिन होगा। चाचू किसी से मोबाइल पर बात नहीं करेंगे, कोई चाचू को मोबाइल नहीं देगा, अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने चाचू को मोबाइल दिया है तो तुम सब गए। गार्ड्स ने हामी गर्दन हिला दी। तब तक हर्षवर्धन भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गया था। हर्षवर्धन ने फिर कहा, अंडस्को, तुम्हारे ये सब करने से क्या होगा शिवाय? शिवाय बोला, अंडस्को, और आपके वो सब करने से क्या होगा? आपने अपना तरीका आजमाया, मैं अपना तरीका आजमाऊंगा। शिवाय गुस्से में अपने कमरे की तरफ जा रहा था और बड़बड़ा रहा था, अंडस्को, खुद तो चले गए, अपना ये भाई हमारे सिर पर छोड़ गए। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश भी मुंह बनाकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो हीर भी आंखों में पानी लेकर वहां से चली गई। हर्षवर्धन अपने ही घर में खुद को कैदी महसूस कर रहा था और ये सारी करामात थी शिवाय शेर की नहीं, बब्बस शेर की। करीब 2 घंटे बाद शिवाय और दिव्यांश ने गाड़ी एक घर के बाहर रोकी। वो घर काफी टूटा फूटा हुआ था।
शिवाय गुस्से में उतरा और गाड़ी का गेट जोर से बंद करता हुआ बोला, अंडरस्को, यहाँ रहता है ना सुखराम। दिव्यांश, जो कि अभी अभी गाड़ी से उतरा था, उसने शिवाय की बातों का जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ एड्रेस तो यही का दिया था। दोनों भाई अपने हाथ की बाजू फोल्ड करते हुए उस घर के अंदर चले गए। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, घर का सामान भी काफी टूटा फूटा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था उस घर में कोई रहता नहीं है। दोनों ने उस घर को देखा तो उस घर में कोई नहीं था। दोनों ही बाहर की तरफ आने लगे तो उनकी नज़र एक फोटो फ्रेम पर गई। उस फोटो फ्रेम में एक लड़का खड़ा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन था। वो फोटो तब की थी जब हर्षवर्धन 5 साल का था। शिवाय ने वो फोटो फ्रेम उतार लिया और अपने हाथों से छूकर उस फ्रेम पर आई धूल को साफ करने लगा। दिव्यांश ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, यार चाचू तो बचपन से ही हैंडसम है। शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय बोला, अंडरस्को, हैंडसम तो है लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं। पता नहीं इतनी अच्छाई लेकर कहाँ जाएंगे। अचानक ही शिवाय बोला, अंडरस्को, दिव्यांश यहाँ और भी तो फोटोग्राफ्स होगी। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय और दिव्यांश ने उस घर को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने एक एक चीज उठा कर इधर उधर रख दी और फाइनली उन्हें एक पुरानी सी एल्बम मिली। दोनों ने उस एल्बम को देखा तो उस एल्बम में वो किसी को नहीं पहचानते थे, लेकिन फिर उन्होंने उस एल्बम में काकी को देखा। दिव्यांश ने काकी को देखकर कहा, अंडरस्को, शिवाय ये तो काकी जैसी दिखती है ना। शिवाय बोला, अंडरस्को, काकी जैसी दिखती नहीं है, काकी ही है, लेकिन काकी का सुखराम से क्या ताल्लुक। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, अब तो काकी ही बताएगी, लेकिन अगर हम पुश्तैनी हवेली जाएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, पर जाना तो पड़ेगा। ये बातें फ़ोन पर तो नहीं होती, काकी से मिलकर ही पता चलेगा कि आखिर सुखराम है कौन। शिवाय ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडरस्को, सुखराम जहाँ कहीं है, किडनैप कर लो। फिर फ़ोन कट करके दिव्यांश से बोला, अंडरस्को, चलो रात तक वापस आ जाएंगे। और दोनों गाड़ी में बैठकर पुश्तैनी हवेली के लिए रवाना हो गए। शिवाय आज गाड़ी चला नहीं रहा था, दौड़ा रहा था। उसे काकी से मिलने की बहुत जल्दी थी, और जल्दी होती भी क्यों ना, शिवाय का एक एक मिनट बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं हर्षवर्धन कोई उल्टा सीधा डिसीजन ना ले ले। करीब 3 घंटे बाद शिवाय ने गाड़ी पुश्तैनी हवेली के बाहर रोकी। इन 3 घंटे के सफ़र में शिवाय को बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। शिवाय गाड़ी से उतरा लेकिन हवेली नहीं गया, बल्कि वहां से भागता हुआ गांव की तरफ चला गया। दिव्यांश शिवाय को देख रहा था। उसने अपने सिर को खुजाकर कहा, अंडरस्को, ये पागल है क्या? गाड़ी से भी तो काकी के घर जा सकता था, ऐसे भाग क्यों रहा है? खैर छोड़ो, मुझे क्या। दिव्यांश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश गाड़ी लेकर शिवाय तक पहुंच गया। दिव्यांश गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शिवाय भाग रहा था। तभी दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, शिवाय इतना भी क्या पागल होना जितना तू हो रहा है? तू भाग क्यों रहा है? हम काकी के घर गाड़ी से भी तो जा सकते थे। ये सुनते ही शिवाय ने अपनी हथेली अपनी माथे पर मार कर कहा, अंडरस्को, यार दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। इतना कहकर शिवाय गाड़ी की तरफ आने लगा तो दिव्यांश ने ब्रेक मार कर कहा, अंडरस्को, अब क्या फ़ायदा, अब तो आ गए काकी के घर। इतना कहकर दिव्यांश भी गाड़ी से उतरा और काकी के घर के अंदर चला गया। पीछे पीछे शिवाय भी चला गया, लेकिन आज शिवाय का मोय मोय हो गया था। थोड़ी देर बाद दोनों ही काकी के घर के अंदर खाट पर बैठे हुए थे। तभी काकी आई। काकी के आते ही दोनों उठ गए और दोनों ने काकी के पैर छू लिए। दिव्यांश ने पैर छुए और काकी को गले लगा लिया। काकी ने दिव्यांश पर अपना खूब सारा प्यार लुटाया और फिर शिवाय के कान पड़कर बोली, अंडरस्को, ये लड़का बिना कहे मुझे गले लगता है और तू अपनी ही अकड़ में रहता है। शिवाय ने भी काकी को गले लगाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं काकी अकड़ में नहीं रहता,
बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। इतना कहकर शिवाय ने भी काकी को गले लगा लिया। काकी बोली, अंडस्को, तुम दोनों बैठो, मैं पहले तुम्हारे लिए लस्सी लेकर आती हूँ। दोनों काकी को मना करना चाहते थे, लेकिन दोनों ये भी जानते थे कि काकी नहीं मानेगी। काकी दोनों के लिए लस्सी लेकर आई और दोनों की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अंडस्को, ये लो, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतनी दूर भागते हुए आए हो? दिव्यांश बोला, अंडस्को, काकी अकेले में बात करनी है। काकी ने कहा, अंडस्को, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर काफी दोनों को लेकर एक कमरे में चली गई। दोनों के हाथ में लस्सी के गिलास थे। दोनों ने ही जल्दी जल्दी लस्सी पी ली और गिलास साइड में रख दिया। दोनों ही जानते थे जब तक वो लस्सी नहीं पिएंगे काकी उनसे ठीक से बात नहीं करेगी। बेशक वो काकी से कभी कभी ही मिलते थे, लेकिन काकी उनका पूरा ध्यान रखती थी। काकी ने दोनों को बैठने का इशारा किया और दोनों ही सोफे पर बैठ गए। काकी उनके पास दूसरी चेयर पर बैठते हुए बोली, अंडस्को, हाँ बताओ क्या हुआ। दिव्यांश ने काकी के सामने एल्बम रखते हुए कहा, अंडस्को, काकी इस फोटो में जो है वो आप हो ना? एल्बम देखकर काकी की आंखों में हैरानी के भाव आ गए। वो हैरानी से दोनों भाइयों को देखने लगी। दिव्यांश ने ना में उंगली हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं काकी, हम बिना जवाब लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। शिवाय बोला, अंडस्को, दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा है। काकी हमें सब कुछ सच सच बताओ। आधा सच तो हम भी जानते हैं, आपसे पूरा सच जानने के लिए आए हैं। काकी ने पूछा, अंडस्को, कहाँ से मिली है तुम्हें ये फोटो? शिवाय बोला, अंडस्को, सुखराम के घर से। काकी ने एक तंज भरी मुस्कान से कहा, अंडस्को, सुखराम जेल से छूट गया। शिवाय बोला, अंडस्को, हाँ पिछले हफ्ते ही छूटा है, और जब से छूटा है चाचू का जीना हराम कर दिया। आप जानते हैं ना चाचू कैसे हैं? चाचू ने कल ड्रिंक करके पूरे मेंशन में हल्ला मचा दिया। काकी को ड्रिंक का मतलब नहीं पता था। काकी ने धीरे से कहा, अंडस्को, ड्रिंक? दिव्यांश बोला, अंडस्को, शराब। काकी, शराब? बहुत सारी शराब पी ली तुम्हारे समझदार बेटे ने, और फिर पूरे मेंशन में चिल्ला चिल्ला कर सबकी नींद हराम कर दी। काकी मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, कुछ काम में तो अपने बाप पर गया है बेशर्म। तुम दोनों को तभी मुझे फोन करना था, मैं आती और हर्षवर्धन के कान खींचती। दिव्यांश बोला, अंडस्को, आपको लेने ही आए हैं काकी, लेकिन उससे पहले हमें सब कुछ सच जानना है। सुखराम कौन है और आपकी फोटो उनके घर में क्या कर रही है, और भी बहुत कुछ बताओ ना काकी। काकी ने कहा, अंडस्को, बच्चों, मैं तुम दोनों को जानती हूँ, बहुत कुछ पता लगा कर बैठ गए तो सुनो, तुम्हारे चाचू तुम्हारे सगे चाचू नहीं है। शिवाय बोला, अंडस्को, जानता हूँ काकी, वो मेरे सगे चाचू नहीं है, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि वो हमारे चाचू बने कैसे, और उन्होंने बचपन में ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से सुखराम उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। काकी बोली, अंडस्को, ब्लैकमेल? दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, ब्लैकमेल? काकी, ब्लैकमेल मतलब पुरानी फिल्मों में होता है ना, खलनायक हीरोइन को अपहरण करके रख लेता है और फिर हीरो को फोन करके बोलता है, पैसे लेकर आ तभी मैं हीरोइन को छोड़ूंगा, उसे ब्लैकमेलिंग बोलते हैं। काकी बोली, अंडस्को, अच्छा, सुखराम हर्षवर्धन को धमकी दे रहा है? दिव्यांश बोला, अंडस्को, हाँ हाँ काकी, बिल्कुल सही पकड़ा, सुखराम चाचू को धमकी दे रहा है। काकी सुखराम को गाली देते हुए बोली, अंडस्को, कुत्ता कहीं का, कमीना कहीं का, खुद तो कभी अपने बेटे और पत्नी को संभाला नहीं, और अब जब जेल से छूटकर आया है तो आकर अपने बेटे को ही धमकी देने लगा। शिवाय बोला, अंडस्को, काकी, जो पूछने आया हूँ वो बताओ, गाली तो आप बाद में भी दे देना। काकी ने शिवाय के कान खींचते हुए कहा, अंडस्को, ज्यादा बोलेगा तो कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये सुनते ही दोनों भाइयों ने होश उड़ गए और बोले, अंडस्को, नहीं काकी, प्लीज बता दो, चाचू सच में बहुत टूट गए हैं, उन्हें संभालना बहुत जरूरी है। काकी ने एक गहरी सांस ली और बोली, अंडस्को, देखो किसी को बताना मत,
कि हर्षवर्धन तुम्हारा सगा चाचू नहीं है। दिव्यांश ने नामे गर्दन हिला दी। काकी बोली, हर्षवर्धन बचपन से ही बहुत दिमागदार था और तुम्हारे पापा को पसंद भी बहुत था। अजीत ने तो हर्षवर्धन को अपना बेटा ही समझ लिया था। हर्षवर्धन पूरा दिन पुश्तैनी हवेली में खेलता था। 5 साल का ही तो था हर्षवर्धन, पर वो कहते हैं ना किसी की नज़र बहुत काली होती है, हर्षवर्धन को भी नज़र लग गई। क्या सच है हर्षवर्धन का? किसका खून किया है हर्षवर्धन ने? CH 343 हर्ष का सच। काकी की बात सुनकर शिवाय मुंह बनाता हुआ बोला, काकी ये तो हमें पता है, वो बताओ जो हमें नहीं पता। काकी बोली, बहुत सालों पहले की बात है। दिव्यांश ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, काकी ये चंपक की कहानी मत सुनाओ, सही सही बता दो ना, हमें टाइम नहीं है हमारे पास। काकी को अब दोनों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बताना तो काकी को पड़ता ही। काकी बोली, तो सुनो, सुखराम तुम्हारे बाप का ड्राइवर था। तुम्हारे बाप ने तरस खाकर उसे ड्राइवर की नौकरी दे दी, लेकिन सुखराम और सुखराम की बीवी की 1 मिनट नहीं बनती थी। सुखराम दारू पीता था और अपनी बीवी को मारता था। फ्लैशबैक। सुखराम ने गाड़ी पुश्तैनी हवेली के बाहर रोकी। सुखराम जल्दी से गाड़ी से उतरा और फिर अजीत की साइड का गेट खोला। अजीत गाड़ी से उतर गया। अजीत पुश्तैनी हवेली के अंदर जाने लगा, फिर कुछ सोचकर रुक गया और सुखराम की तरफ देखकर बोला, थोड़ी कम पिया करो, तुम्हारी पत्नी परेशान रहती है। सुखराम ने हाथ जोड़कर कहा, जी बाबूजी। इतना कहकर सुखराम वहां से चला गया। सुखराम सीधा अपने घर आया। घर आकर उसने देखा उसकी पत्नी मालती हर्ष को पढ़ा रही थी। हर्ष 5 साल का हो गया था, लेकिन अब तक स्कूल नहीं गया था। सुखराम जितना भी कमाता सब कुछ दारू में उड़ा देता। मालती दूसरों के घर में काम करके जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चला रही थी। सुखराम मालती के पास आया तो मालती को उसमें से शराब की बदबू आई। मालती ने सुखराम को खुद से दूर करते हुए कहा, हटो यहाँ से, मुझे हर्ष को पाने दो। सुखराम बोला, पागल हो गई है मालती, अपने पति को खुद से दूर कर रही है। मालती गुस्से में बोली, कौन सा पति? तुम खुद को पति कहते हो, घर में एक पैसा नहीं देते, जितना भी कमाते हो दारू में उड़ा देते हो। कभी सोचा है कि मैं घर का खर्चा कैसे चलाती हूँ? सुखराम बोला, छोड़ो ना मालती, चलो हर्ष के भाई का इंतजाम करते हैं। मालती को अब सुखराम पर गुस्सा आने लगा। मालती बोली, एक बेटा तो तुमसे पल नहीं रहा, एक और बेटा तुम्हें चाहिए। कभी मेरे हाथ में पैसे रखे हैं जिससे मैं अपने घर का खर्चा चला लूं? सुखराम नशे में बोला, अरे तुम भी तो काम करती हो, उससे घर नहीं चलता क्या? मालती गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? मैं दूसरों के झूठे बर्तन मांजती हूँ ताकि अपना और अपने बेटे का पेट पाल सकूं, और तुम हो कि उसे कमाई कहते हो। सुखराम और मालती का झगड़ा होने लगा। हर्ष 5 साल का था। वो खड़ा हुआ, अपने माँ पापा को लड़ते हुए देख रहा था। सुखराम ने गुस्से में मालती के गाल पर चांटा मार दिया। तब हर्षवर्धन को रोना आ गया और रोता रोता अपनी माँ से लिपट गया। ये किस्सा तो लगभग रोज का ही था। मालती और सुखराम के बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। सुखराम को अपने बेटे और मालती की फिक्र नहीं थी, उसे तो बस नशा चाहिए था, जितना कमाता सब नशे में उड़ा देता। अगले दिन अजीत पुश्तैनी हवेली के गार्डन में खड़ा हुआ, सुखराम को डांट रहा था। सुखराम के बराबर में उसकी पत्नी और हर्ष दोनों खड़े थे। अजीत ने सुखराम को डांटते हुए कहा, तेरे अंदर थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? तुझे कितना भी समझ लो, तू समझता क्यों नहीं है? प्यारा सा बेटा है तेरा, इतनी अच्छी पत्नी है तेरी, और तू है कि बिना बात इन पर हाथ उठाता है। अजीत ने जी भर का सुखराम को डांटा, लेकिन सुखराम तो चिकना घड़ा बन चुका था। जितना भी पानी डालो, पानी की बूंद उस पर ठहरती ही नहीं थी। अजीत भी समझा समझा कर थक गया था, लेकिन मजाल सुखराम में थोड़ा भी बदलाव आया हो। सुखराम ने हाथ जोड़कर कहा,
मालिक इस बार गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगी। अजीत बोला, अंडरस्को, ये तेरे मुंह से मैं कई बार सुन चुका हूँ, हमेशा मालती को मारता है और फिर आकर कहता है कि इस बार गलती नहीं होगी, पता नहीं तेरा और मालती का क्या होगा। सुखराम ने एक बार फिर हाथ जोड़े और मालती हर्ष को लेकर जाने लगी। तभी अजीत ने कहा, अंडरस्को, सुखराम हर्ष को मेरे पास छोड़ दो। ये सुनते ही हर्ष भागता हुआ अजीत के पास आ गया। अजीत हर्ष के साथ गार्डन में ही बैठ गया और उससे बातें करने लगा। अजीत को हर्ष बहुत अच्छा लगता था। तभी अजीत की पत्नी आई। पति पत्नी दोनों ही हर्ष से बहुत बातें करते थे। हर्ष भी उन दोनों से बात करके बहुत खुश होता था। एक दिन अजीत जब घर आया तो अपनी टाई ढीली करता हुआ वो अपनी पत्नी से बोला, अंडरस्को, आज तो हर्ष का जन्मदिन है ना। यशोदा बोली, अंडरस्को, हाँ जन्मदिन तो है, और मालती हमें बुलाकर भी गई थी, पर मैं इसलिए नहीं गई कि कहीं आप सोचो कि अब मैं नौकरों के घर भी जाने लगी। अजीत ने हंसकर कहा, अंडरस्को, पागल तो नहीं हो गई, भला हर्ष को मैं कोई नौकर समझता हूँ, अब तो वो हमारा बच्चा है, चलो दोनों चलते हैं, मालती और हर्ष दोनों को अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हें सच बताऊं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हर्ष की पढ़ाई का खर्चा मैं उठा लूं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मालती को भी अच्छा लगेगा। सुखराम पर तो मुझे यकीन नहीं कि वो अपने बीवी बच्चे को संभाल लेगा। यशोदा अजीत की बात पर हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, अंडरस्को, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अजीत और यशोदा दोनों ही मालती के घर जाने के लिए तैयार हो गए। यशोदा ने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। अजीत ने यशोदा को देखा तो देखता ही रह गया। अजीत बोला, अंडरस्को, इतने अच्छे से मेरे लिए भी तैयार हो जाया करो। यशोदा ने हैरानी से अजीत को देखकर कहा, अंडरस्को, आपको सच में शर्म नहीं आती। अजीत के नामे गर्दन हिलाकर यशोदा को अपनी बाहों में सिमटते हुए कहा, अंडरस्को, शर्म किस बात की, तुम मेरी पत्नी हो, अपनी पत्नी की तारीफ भी ना करूं। यशोदा अजीत को खुद से दूर करती हुई बोली, अंडरस्को, अच्छा अच्छा बस अब तारीफ आकर करना, अभी हम मालती के घर चलते हैं। अजीत थोड़ा सा यशोदा की तरफ झुकता हुआ बोला, अंडरस्को, पक्का घर आकर तारीफ करने दोगी। यशोदा अजीत के इरादे समझ रही थी। यशोदा ने अजीत के होठों पर हाथ रखकर खुद से दूर करते हुए कहा, अंडरस्को, चलो ना, नहीं तो देर हो जाएगी। अगर आज हर्ष का जन्मदिन नहीं होता तो अजीत यशोदा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता, लेकिन फिलहाल तो उन दोनों को मालती के घर जाना था। दोनों ही पुश्तैनी हवेली के गार्डन में आ गए और तभी उनके सामने कुछ गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों को देखकर अजीत ने मुंह बना लिया और यशोदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यशोदा ने अजीत को देखा तो कोहनी मारते हुए बोली, अंडरस्को, आप ऐसे क्यों हैं, रिश्तेदारों से इतनी चिढ़ते क्यों हैं? अजीत बोला, अंडरस्को, चिढ़ता नहीं हूँ, लेकिन भला ये क्या बात हुई, जब मन करता है गाड़ी उठाकर यहाँ आ जाते हैं। यशोदा ने अजीत को गुस्से में देखा। अजीत ने यशोदा को प्यार से देखते हुए कहा, अंडरस्को, मुझसे नहीं निभाई जाती है रिश्तेदारी। तभी वो रिश्तेदार यशोदा अजीत के पास आ गए। यशोदा जानती थी कि अजीत को उन लोगों के पास बैठना पसंद नहीं है, इसीलिए यशोदा बोली, अंडरस्को, आप एक काम करो, मालती के घर चले जाओ, मैं इनके पास रुक जाती हूँ। अजीत बोला, अंडरस्को, तुम भी चलो ना, ये लोग तो इंतजार भी कर लेंगे। यशोदा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, देखो मेहमान भगवान समान होते हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। ना चाहते हुए भी अजीत वहां से चला गया और यशोदा मेहमानों को लेकर अंदर चली गई। अजीत गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ मालती ने अपने छोटे से घर को सजाया हुआ था। आज हर्ष का जन्मदिन था, इसलिए मालती बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसने सुखराम के साथ बहस भी नहीं की। हालांकि सुखराम तो सुबह से ही मालती को छेड़ रहा था, लेकिन मालती ने सुखराम को जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मालती बाजार गई और वहां से एक छोटा सा केक लेकर आई। मालती ने केक टेबल पर रख दिया।
मालती जानती थी कि शायद ही अजीत और यशोदा उसके बेटे के जन्मदिन पर आए, क्योंकि कहाँ रघुवंशी फैमिली और कहाँ मालती, लेकिन फिर भी मालती ने उन दोनों को जन्मदिन पर बुलाया जरूर था। मालती ने हर्ष से कहा, हर्ष केक काट ले। हर्ष ने कहा, नहीं माँ, अजीत भैया भी आएंगे, उन्होंने कहा था वो आएंगे और भाभी को भी लेकर आएंगे। मालती को अपने बेटे की बातों पर प्यार आ रहा था, वो मन ही मन प्रार्थना भी कर रही थी कि काश मालिक और मालकिन आ जाए तो उसके बेटे का दिल रह जाए। लेकिन तभी उस घर में सुखराम के 2-3 दोस्त आ गए। उन दोस्त को देखकर मालती का दिमाग खराब हो गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। सुखराम अपने दोस्तों से बातें करने लगा और बातों बातों में ही सुखराम ने मालती की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रही मेरी पत्नी, चाहो तो जी भर कर टेस्ट कर सकते हो। ये सुनते ही मालती की आंखें तो हैरानी से फैल गई। उसे ये तो पता था कि सुखराम बहुत घटिया इंसान है, लेकिन इतना घटिया इंसान है कि अपनी दोस्तों को अपनी बीवी के साथ अयाशी करने के लिए कह देगा। मालती तो ये बात सोचकर हैरान हो रही थी। मालती ने गुस्से में कहा, ये क्या कह रहे हो? सुखराम बोला, क्या कह रहा हूँ, तुम ही तो कहती रहती हो ना, पैसे नहीं है, पैसे नहीं देता, इन्हें खुश कर दो और फिर ये हमें बहुत सारे पैसे देंगे। मालती ने हर्ष की तरफ देखकर कहा, हर्ष बाहर जाकर देखो मालिक आए क्या। हर्ष बाहर चला गया। मालती ने सुखराम के दोस्तों को देखकर कहा, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, निकलो यहाँ से। उन 3 दोस्तों में से 2 दोस्त तो मालती से डरकर भाग गए, लेकिन एक को मालती कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। उसने सुखराम से कहा, मैं नहीं जाने वाला, तू जितने पैसे मांगेगा मैं दे दूंगा, लेकिन मालती के साथ जितनी रातें बिताना चाहूं बिता सकता हूं। सुखराम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी बीवी थोड़ी गुस्से वाली है, उसे सुधारने के लिए 2-4 थप्पड़ मारने पड़े तो मार देना। मालती ने पास पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया और उस आदमी को देखकर बोली, अगर हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी, निकलो मेरे घर से। लेकिन वो आदमी नहीं माना। वो तो बहुत ज्यादा घटियापन पर उतर चुका था। वो धीरे धीरे मालती के करीब आ रहा था और मालती अब डरते हुए पीछे हट रही थी। आखिर हटे कट्टे आदमी के सामने मालती क्या करती, और वैसे भी मालती अंदर से टूट चुकी थी जब उसके पति ने ही अपने दोस्त के सामने उसे फेंक दिया था। सुखराम के दोस्त ने मालती की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। मालती को गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी मालती से हिला भी नहीं। मालती खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मालती से वो बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ, बल्कि वो तो मालती के साथ घटियापन पर उतर चुका था। दूसरी तरफ सुखराम सोफे पर बैठा हुआ ये नज़ारा देख रहा था। शायद उससे ज्यादा घटिया काम कोई नहीं कर सकता जो सुखराम ने किया था। मालती चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, वरना सच कहती हूँ जान से मार दूंगी। उस आदमी ने मालती को कंधे पर उठा लिया और उसे कमरे की तरफ ले जाता हुआ बोला, मार दो, मैं तो मरने ही आया हूँ। मालती अब जोर से चिल्लाने लगी। हर्ष ने बाहर खड़े हुए मालती की आवाज सुनी तो भागता हुआ अंदर आया। हर्ष बोला, पापा माँ कहाँ है? सुखराम ने हर्ष के बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा, तू बाहर जा, तेरी माँ कुछ काम कर रही है। हर्ष सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उसका दिमाग 7 साल का। हर्ष को अब समझ आ रहा था कि शायद जो आदमी उसके घर आया था वो आदमी माँ के साथ कुछ गलत कर रहा है। हर्ष ने दरवाजे की तरफ देखा और उसे पीटते हुए बोला, माँ तुम ठीक हो माँ? तभी मालती ने गेट खोल दिए। मालती इस वक्त आधे अधूरे कपड़ों में थी, उसकी साड़ी उस आदमी के हाथ में थी। मालती जल्दी से बाहर आई और उसने हर्ष का हाथ पकड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सुखराम ने मालती की बाजू पकड़ ली। मालती ने गुस्से में पलटकर सुखराम को चांटा मार दिया। सुखराम ने मालती की बाजू पकड़कर
उस आदमी को देखकर कहा, अंडरस्को, तुमसे एक लड़की नहीं संभलती, अगर तुमने इसके साथ कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूंगा। वो आदमी बोला, अंडरस्को, तू अपने बेटे को लेकर बाहर जा, मैं देखता हूँ इसे। वो आदमी फिर से मालती के पास आ गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मालती गुस्से में बोली, अंडरस्को, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन उस आदमी को मालती पर तरस नहीं आ रहा था, वो लगातार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हर्ष को ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वो ये समझ रहा था कि वो आदमी उसकी मां को मार देगा। सुखराम हर्ष को बाहर की तरफ खींचने लगा, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहता था। हर्ष ने सुखराम की कलाई पर काट लिया। क्या होगा अब? अनजाने में हर्षवर्धन ने किसका खून कर दिया? क्या अजीत टाइम से मालती के घर पहुंच पाएगा? अजीत का प्यार हर्ष के लिए। सुखराम हर्ष को बाहर की तरफ खींचने लगा, लेकिन हर्ष ने सुखराम की कलाई पर काट लिया और भागता हुआ उस आदमी के पास आया जो मालती के साथ बदतमीजी कर रहा था। हर्ष अपने छोटे छोटे हाथों से उस आदमी को मारने लगा, लेकिन वो आदमी तो जैसे दानव था, उसे तो ना हर्ष पर तरस आ रहा था और ना ही मालती पर। सुखराम वो जल्दी से हर्ष के पास आकर उसे खींचने लगा। हर्ष को गुस्सा आ गया, उसने अपने पापा के हाथ पर फिर से काट लिया और जल्दी से कमरे में भागा। वहां से अपना लकड़ी का एक बेट लेकर आया और उसने बिना सोचे समझे सुखराम के सिर पर मार दिया। बेट इतनी जोर की लगा था कि सुखराम ने अपना सिर पकड़ लिया। हर्ष को गुस्सा आया, उसने उस बेट से उस आदमी को भी मारना शुरू कर दिया जो मालती को छेड़ रहा था। उस आदमी ने हर्ष का बेट पकड़ा और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया और हर्ष के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। हर्ष को चांटा मारने से मालती को बहुत गुस्सा आया। अब तक मालती एक औरत थी, लेकिन हर्ष को देखकर उसके अंदर साक्षात देवी ने प्रवेश कर लिया। भला एक माँ ने बेटे को ऐसे कैसे देख सकती थी? मालती ने उस आदमी को धक्का दिया और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल मालती ने बेट उठा लिया और बिना सोचे समझे उस आदमी के सिर में मारना शुरू कर दिया। मालती उस बेट से उस आदमी को तब तक मारती रही जब तक उस आदमी की सांस नहीं रुक गई। मालती के अंदर सच में किसी देवी ने ही प्रवेश कर लिया था, जिसके चलते उसने उस आदमी को मार दिया। उस आदमी के शरीर से खून की धारा बह रही थी, लेकिन मालती को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, बल्कि वो तो खुद पर गर्व महसूस कर रही थी कि उसने अपनी इज्जत भी बचा ली और अपने बेटे को भी। सुखराम तो ये सब देखकर अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछ रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मालती ने एक आदमी को जान से मार दिया। मालती ने अपने चेहरे पर लगे हुए खून को साफ किया। वो खून उस आदमी का था जिसे मालती ने जान से मार दिया था। मालती ने फिर सुखराम की तरफ देखा और सुखराम मालती के इस रूप को देखकर डर गया। मालती गुस्से में उस बेट को लेकर सुखराम के पास आई और सुलगती हुई आंखों से बोली, अंडरस्को, आज तुझे भी जान से मार देती हूँ, पति के नाम पर राक्षस है तू। इतना कहकर मालती ने सुखराम के सिर में एक बेट मार दिया। सुखराम ने गुस्से में मालती का बेट पकड़ लिया और खींचकर एक थप्पड़ मालती को मार दिया। मालती ने फिर से उस बेट को उठाया और सुखराम को मारने लगी। सुखराम और मालती के बीच छीना झपटी हो गई। सुखराम मालती पर भारी पड़ रहा था, तभी हर्ष बीच में आया और सुखराम को मारने लगा। इस छीना झपटी में सुखराम ने अपनी जेब में से चाकू निकालकर मालती के पेट में घोंप दिया। मालती एकदम सुन्न हो गई। सुखराम ने वो चाकू निकाला और फिर से मालती के पेट में दे दिया। सुखराम ने मालती के पेट में तब तक चाकू मारे जब तक मालती मर नहीं गई और सुखराम ने फिर वो चाकू हर्ष के हाथ में रख दिया। मालती जमीन पर पड़ी हुई थी, हर्ष के हाथ में चाकू था। हर्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। अब उसकी माँ कभी उसके साथ खाना नहीं खाएगी, कभी उसके साथ खेलेगी नहीं, कभी उसे कहानी नहीं सुनाएगी। हर्ष की आंखों में से आंसू नहीं टपके, बल्कि वो तो एकदम सुन्न होकर खड़ा रहा। और तभी सुखराम चिल्लाकर मोहल्ले को इकट्ठा करता हुआ बोला, अंडरस्को, कोई मेरी बीवी को बचा लो, इस लड़के ने तो अपनी माँ को ही मार दिया। मेरी बीवी मर गई, मेरी बीवी मर गई।
इतना कहकर सुखराम ने आधे से ज्यादा मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और उनके सामने झूठ मूठ का रोने लगा। करीब 1 घंटे बाद अजीत मालती के घर पहुंचा। अजीत ने मालती के घर को देखा तो वहां सील लगी हुई थी। अजीत को समझ नहीं आया कि इस घर में सील क्यों लगी हुई है। अजीत पहुंच तो पहले ही जाता, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और गाड़ी ठीक कराने में वो लेट हो गया। अगर आज अजीत वही होता तो शायद हर्ष मालती को नहीं खोता। अजीत ने एक पड़ोसी से पूछा, अंडरस्को, यहाँ मालती और सुखराम रहते हैं, उनका एक छोटा बच्चा भी है, हर्ष कहाँ है वो सब, और उनके घर में सील क्यों लगी हुई है? पड़ोसी ने कहा, अंडरस्को, क्या बताऊं साहब, घोर कलयुग आ गया है, बेटे ने मां को मार दिया। ये सुनकर तो अजीत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे पड़ोसी की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने फिर से कन्फर्म करते हुए कहा, अंडरस्को, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? पड़ोसी ने कहा, अंडरस्को साहब, सुखराम का बेटा है ना हर्ष, जो 5 साल का है, आज ही 5 साल का हुआ और आज उसने अपनी मां को मार दिया। ये सुनते ही अजीत को अंदर से घबराहट होने लगी। उसकी आंखों के सामने हर्ष का मासूम सा चेहरा घूमने लगा। अजीत जानता था कि हर्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पूरी बात अजीत को भी समझ नहीं आ रही थी। अचित ने कहा, अंडरस्को, कहाँ है हर्ष? पड़ोसी बोला, अंडरस्को साहब, उसे तो पुलिस अपने साथ ले गई, कह रही थी बाल सुधार गृह में भेज देगी। अजीत का दिल जोरों से धड़कने लगा। हर्ष उससे दूर हो जाएगा, इस ख्याल से भी अजीत को बेचैनी होने लगी। हालांकि अजीत और हर्ष के बीच में बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन जितना भी था बहुत प्यारा रिश्ता था। अजीत ने एक पल भी नहीं गंवाया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके पुलिस स्टेशन चला गया। अजीत जयपुर स्टेशन के अंदर इंटर हुआ तो उसने देखा वहां सुखराम और हर्ष दोनों थे। हर्ष एक टेबल पर चुपचाप बैठा हुआ था, ना वो रो रहा था ना वो हंस रहा था, बस ऐसे बैठा था जैसे वो वहां है ही नहीं, एकदम शांत। अजीत ने हर्ष को आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्को हर्ष। हर्ष ने अजीत को देखा और भागता हुआ अजीत के पास आया और उसने अजीत के पैरों पर अपने दोनों हाथ लपेट दिए। अजीत से देखा नहीं गया और उसने हर्ष को गोद में उठा लिया। हर्ष ने भी अपने दोनों हाथ अजीत की गर्दन पर लपेट दिए। हर्ष अभी भी नहीं रोया, लेकिन उसे एक सहारा चाहिए था और वो अजीत ने उसे दे दिया था। अजीत ने भी हर्ष को इतने कसकर पकड़ हुआ था जैसे अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और ये बात सच भी थी। अजीत ने हर्ष को अपने पास ऐसे रखा कि उसे कभी नहीं छोड़ा। अजीत के बच्चे भी अब हर्ष को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ते। अजीत इंस्पेक्टर के पास गया और बोला, अंडरस्को, इस बच्चे को लेकर क्यों आए हो? क्या क्या है इस बच्चे ने? इंस्पेक्टर ने सारी बात अजीत को बता दी। अजीत को समझते देर नहीं लगी कि ये सारा काम सुखराम का किया हुआ है। आखिर सुखराम इतना गिर ही गया जितनी अजीत ने कल्पना भी नहीं की थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अजीत को गुस्सा भी आ गया था। अजीत ने हर्ष को अपनी गोदी से नहीं उतारा, बल्कि सुखराम के पास गया और खींचकर एक चांटा उसकी गाल पर जड़ दिया। सुखराम जमीन पर गिर पड़ा। अजीत ने उसे बहुत गुस्से से कहा, अंडरस्को, सुखराम, जो कुछ भी हुआ है सच सच बता दो, वरना सच कहता हूँ इस पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही तुम्हें चांद से मार दूंगा। अजीत भी कम गुस्से वाला नहीं था, शिवाय कुछ मामलों पर अपने पापा पर ही गया था। इनफैक्ट वो अपने पापा से भी 4 कदम आगे था। सुखराम जमीन पर पड़ा हुआ अपने गुनाह को छुपाता हुआ बोला, अंडरस्को, मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। सुखराम हाथ जोड़कर अजीत के सामने खड़ा हो गया। अजीत ने एक और थप्पड़ सुखराम के गाल पर जड़ते हुए कहा, अंडरस्को, सुखराम, मैं सच कहता हूँ, अगर तुमने अपना गुनाह नहीं कबूला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अजीत की पावर इतनी थी कि वहां खड़े सारे पुलिस वाले चुपचाप अजीत और सुखराम को देख रहे थे। किसी एक ने भी बीच में पड़ने की कोशिश नहीं की और आखिरकार सुखराम को अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। अजीत ने इंस्पेक्टर को देखकर कहा, अंडरस्को, जितने भी पेपर फॉर्मेलिटी है मैं अपने लॉयर को भेजकर पूरी करवा दूंगा। सुखराम को जेल भेजो, हो ना हो मालती का खून सुखराम ने ही किया है। इस केस पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करो।
अजीत इंस्पेक्टर से बातें कर रहा था और तभी अजीत ने महसूस किया कि हर्ष अजीत के गले लगकर सो चुका है। अजीत ने बहुत प्यार से हर्ष के गालों को चूम लिया और अपनी पकड़ कस दी। अजीत ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुखराम को जेल भिजवा दिया और हर्ष को लेकर हमेशा के लिए हवेली आ गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन हर्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। अजीत और यशोदा दोनों ही हर्ष की एक मुस्कुराहट के लिए तरसते थे। दोनों ही जान लगाकर हर्ष को खुश करने की कोशिश करते थे। शायद हर्ष को अपनी सगी माँ से इतना प्यार ना मिला हो जितना अजीत और यशोदा ने गैर होकर हर्ष से किया था, लेकिन हर्ष की मुस्कुराहट वापस ही नहीं आ रही थी। अजीत ने हवेली का एक कमरा खिलौनों से भर दिया था, लेकिन हर्ष अभी भी चुपचाप गुमसुम सा हवेली में घूमता था। हर्ष को ऐसे देखकर अजीत का दिल दुखने लगा। एक दिन अजीत एक लॉयर के पास बैठा हुआ था। अजीत बोला, अंडरस्को, मैंने आपसे जो पेपर बनवाने के लिए कहा था वो दे दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। और अजीत ने वो पेपर साइन कर दिए। अजीत ने पेपर लॉयर को पकड़ा दिया और लॉयर पेपर को अपने बैग में रखता हुआ बोला, अंडरस्को, अब कैसा है हर्ष? अजीत ने कहा, अंडरस्को, कुछ बोलता नहीं है, बस गुमसुम सा रहता है। हर्ष को ऐसे देखकर मेरी तो जान पर बन आती है। मैं कितना भी उसे खुश करने की कोशिश करूं लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। अचानक ही हर्ष चिल्लाता हुआ अजीत के पास आया। हर्ष सीढ़ियों से उतर रहा था और हर्ष को चिल्लाता हुआ देखकर अजीत की आंखें हैरानी से फैल गई। पिछले कितने ही दिनों से उसने हर्ष की आवाज़ नहीं सुनी थी और अब जब सुनी तो वो इतना चिल्ला रहा था, वो भी खुशी में। हर्ष भागता हुआ अजीत के पास आया और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। अजीत ने भी बिना सोचे समझे हर्ष को गोदी लेकर घुमा दिया। इस वक्त अजीत को कितना अच्छा लग रहा था वही जानता था। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, भाई आपको एक बात बताओ। अजीत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ बताओ ना। हर्ष ने अजीत के गाल पर किस करके कहा, अंडरस्को, वो जो ऊपर काकी बैठी है ना भाभी के पास, वो कह रही थी कि मेरा भाई आने वाला है। ये सुनकर अजीत को और ज्यादा हैरानी हुई। अजीत को हर्ष की बात समझ नहीं आई। हर्ष हंसता हुआ बोला, अंडरस्को, अरे भैया काकी कह रही है कि भाभी मेरा भाई लेकर आएगी। अब जाकर अजीत को समझ आया कि शायद यशोदा प्रेग्नेंट है। यशोदा तो पिछले 3-4 महीना से प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला। आज जब काकी हवेली आई तब काकी ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। और जब ये बात हर्ष ने सुनी तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हर्ष और शिवाय, दिव्यांश का रिश्ता तो बहुत पहले बन गया था। तभी तो जब हर्ष ने शिवाय और दिव्यांश के आने की खबर सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अजीत ने हर्ष को एक बार फिर गोल गोल घुमा दिया। अजीत की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तो वो पापा बनने वाला था और दूसरा कितने दिनों बाद उसने हर्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। फ्लैशबैक एंड। अब शिवाय और दिव्यांश काकी को देख रहे थे। काकी की आंखों में भी आंसू आ गए। काकी बोली, अंडरस्को, और क्या पूछना है पूछो। जितना मैं जानती हूँ मैंने बता दिया। हर्ष को हर्षवर्धन तुम्हारे पापा ने ही बनाया था। आधे से ज्यादा गांव जानता है कि हर्षवर्धन तुम्हारा सगा चाचा नहीं है, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम सबको सच बता दे। दिव्यांश और शिवाय दोनों इमोशनल हो गए थे। उन्हें समझ आ रहा था कि उनके चाचू ने बचपन में कितना कुछ झेला है। अगर उनके पापा नहीं होते तो शायद हर्षवर्धन एक गुमनाम सी जिंदगी जी कर रह जाता, लेकिन अजीत ने हर्षवर्धन को सही वक्त पर बचा लिया, उसे सहारा दिया, उसे भाई से बढ़कर प्यार किया। इनफैक्ट भाई नहीं, अजीत के लिए तो हर्षवर्धन उसका बेटा था। दिव्यांश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, काकी एक बात बताओ, आपकी फोटो उस एल्बम में कैसे आई? क्या जवाब देगी काकी दिव्यांश को? क्या दिव्यांश और शिवाय अपने चाचू को संभाल लेंगे जैसे 25 साल पहले उनके पापा ने संभाला था? CH 345 सेम टू यू। दिव्यांश ने पूछा। अंडरस्को, बताइए ना काकी, आपकी फोटो इस एल्बम में कैसे आई? काकी ने दिव्यांश के गाल पर चांटा मारकर कहा, अंडरस्को,
क्योंकि मालती मेरे ही घर काम करती थी। एक छांटा लगते ही दिव्यांश को सब कुछ समझ में आ गया। दिव्यांश ने फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, चले काकी को लेकर। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ड्राइव कर रहा था। शिवाय आगे बैठा था और बैक सीट पर काकी बैठे बैठे सो गई थी। आखिरकार काकी की उम्र हो गई थी, इसीलिए उनसे ज्यादा देर तक जागा नहीं जाता था। कुछ घंटे बाद दिव्यांश ने गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। शिवाय ने उतरकर काकी की साइड का गेट खोला। काकी अभी भी सो रही थी। शिवाय ने हाथ लगाकर काकी को उठाते हुए कहा, अंडस्को, काकी उठ जाओ, मेंशन आ गया। काकी उठ गई और गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ जाने लगी। तब तक दिव्यांश भी गाड़ी से उतर गया था। दिव्यांश ने शिवाय से कहा, अंडस्को, क्या बात है, अगर तेरी छुई मुई सो रही होती तब तो तू उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाता और काकी को तूने नींद से उठा दिया। शिवाय ने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, वेरी फनी, सेम टू यू। शिवाय जब अंदर आया तो काकी अंदर आ चुकी थी। शिवाय ने हॉल का नजारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पूरी फैमिली सिर पकड़े हॉल में बैठी हुई थी और हर्षवर्धन के कमरे से टूटने की आवाज आ रही थी। शिवाय ने हीर की तरफ देखा तो हीर ने नम आंखों से कहा, अंडस्को, ना सुबह से कुछ खाया है, ना पिया है, ना ही किसी से बात कर रहे हैं, पूरे कमरे में तोड़फोड़ मचा रखी है। दिव्यांश बोला, अंडस्को, चाची आप गई थी उनसे बात करने। हीर ने कहा, अंडस्को, गई थी दिव्यांश भैया, लेकिन वो तो मुझसे भी बात नहीं कर रहे, बस एक ही बात कहते हैं, हीर यहाँ से चली जाओ वरना मैं गुस्से में तुम्हें हट कर दूंगा। शिवाय को हर्षवर्धन के ऐसे रवैये पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। शिवाय ने फिर काकी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, देख लिया अपने लाडले की हरकतें कैसे हो गई हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर में बड़े बूढ़े का होना जरूरी है। हमारे घर का तो बड़ा बूढ़ा ही बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, इसलिए तो हम आपको लेकर आए हैं। चलिए हमारे साथ और जाकर समझाइए चाचू को, वरना सच कहता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। काकी हर्षवर्धन के कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे शिवाय और दिव्यांश भी चले गए। काकी ने कमरे का गेट खोला तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। हर्षवर्धन ने पूरे कमरे को कबाड़ खाने में बदल दिया था। हर एक चीज टूटी हुई थी। हर्षवर्धन ने आज कई बार मेंशन से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन शिवाय ने सारे बॉडीगार्ड को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि कोई भी उसके चाचू को बाहर नहीं जाने देगा और इसी के चलते हर्षवर्धन का गुस्सा कमरे में रखी हुई चीजों पर निकल रहा था। हर्षवर्धन को ऐसी पागलों वाली हरकतें करता हुआ देखकर आज तो काकी को भी गुस्सा आ गया। काकी 2 कदम चलकर हर्षवर्धन के करीब गई और उसने हर्षवर्धन का कॉलर पकड़कर खींचकर एक चांटा हर्षवर्धन के गाल पर जड़ दिया। हर्षवर्धन का चेहरा एक साइड हो गया। ये देखते ही दिव्यांश और शिवाय दोनों ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ने एक साथ अपनी एक आंखें खोली और फिर बंद कर ली, क्योंकि हर्षवर्धन उन दोनों को गुस्से में घूर रहा था। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। शिवाय ने फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर धीरे से बोला, अंडस्को, काकी अब थोड़ा समझा भी दो। हर्षवर्धन तो गुस्से में शिवाय को देख रहा था और तभी काकी ने हर्षवर्धन का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोली, अंडस्को, पागल हो गया है? तू क्या कर रहा था? ऐसा क्या हो गया तेरी जिंदगी में कि तू ऐसी हरकतें करने लगा? अगर ये बच्चे मुझे बुलाकर नहीं लाते तो तू पता नहीं और क्या क्या करता, शर्म नहीं आती? इतना बड़ा होकर ऐसे 18-19 साल के बच्चों की तरह हरकत करते हुए, अब तो सुना है दूसरे बच्चे का बाप बनने वाला है, उसके बावजूद भी ऐसी हरकत कर रहा है। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला और तभी दिव्यांश ने धीरे से कहा, अंडस्को, काकी थोड़ा और डांटो ना, जब हम गलती करते थे तो चाचू हमें बहुत डांटते थे, आज चाचू ने गलती की है तो आप भी ने बहुत सारा डांटो। काकी ने पलटकर दिव्यांश और शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, और तुम दोनों शर्म नहीं आती अपने चाचू को पिटता हुआ देख रहे हो? काकी ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस्को, तुझे तो मैं सबसे ज्यादा समझदार समझती हूँ और तू ही ऐसी हरकतें कर रहा है,
ऐसा क्या हो गया तेरी जिंदगी में जो तू ऐसे करने लगा? हर्षवर्धन का दिमाग तो पहले ही खराब था, काकी को वहां देखकर और ज्यादा खराब होने लगा। हर्षवर्धन अपने आपे में नहीं था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। हर्षवर्धन को बस रूही की टेंशन सता रही थी, एक तो उसका राज सबके सामने ना आ जाए और दूसरा रूही की वीडियो वायरल ना हो जाए। अभी अभी तो रूही और राजवीर ने अपनी जिंदगी शुरू की थी, उनकी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हो गई थी। हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन दोनों की जिंदगी खराब हो जाए, और यही सब सोचकर हर्षवर्धन का सिर दर्द से फट रहा था। हर्षवर्धन अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडरस्को, बहुत हुआ काकी, अब मैं मेंशन में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी हीर और बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मुझे इन दोनों भाइयों के साथ नहीं रहना। मैं सब कुछ संभालते संभालते थक गया हूँ। काकी ने हर्षवर्धन के गाल पर एक और चांटा मार दिया और गुस्से में बोली, अंडरस्को, यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? लगता है एक चांटा खाकर तुझे कल नहीं आई, यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? ये बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि खुद को संभाल ले और तू इन्हें छोड़ने की बातें कर रहा है। घर का बड़ा तू है ना, अजीत के मरने के बाद घर की पगड़ी तेरे सिर पर बांधी थी ना, तो तू अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकता है? तू कहीं नहीं जाएगा, सुन ले हर्ष, कह देती हूँ, अगर तूने मेंशन छोड़ने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर्षवर्धन की आंखें हल्की सी नम हो गई थी, हर्षवर्धन की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। हर्षवर्धन ने काकी की दोनों बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, आप कुछ नहीं जानती काकी, कुछ भी नहीं। मैं इस घर में रहा तो बात बिगड़ जाएगी, ये घर बिखर जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इस घर से किनारा कर लूं। तूफान आ जाएगा काकी, तूफान आ जाएगा। ये सुनते ही शिवाय शेर वाले मोड में आ गया। शिवाय बोला, अंडरस्को, आने दो तूफान, मैं भी देखता हूँ उस तूफान के बवंडर में हमारा कितना नुकसान होता है। वो तूफान इस घर में आएगा, उससे पहले उसे शिवाय से टकराना होगा, और शिवाय कोई घास का तिनका नहीं जो बवंडर में उलझकर कहीं दूर जाकर गिर जाए। शिवाय रघुवंशी नाम है मेरा, अच्छे अच्छे तूफानों को यूं हैंडल करता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ छुटकी बजाई। दिव्यांश भी समझ गया कि अब वक्त आ गया है हर्षवर्धन से साफ साफ बात करने का। दिव्यांश ने दृष्टि को आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्को, शिकंजी यहाँ आओ। दृष्टि जल्दी से हर्षवर्धन के कमरे के बाहर तक आ गई। दिव्यांश ने पलटकर दृष्टि को देखकर बोला, अंडरस्को, काकी को यहाँ से लेकर जाओ। दृष्टि काकी के पास आई और उनकी बाजू पकड़कर बोली, अंडरस्को, चलिए काकी। काकी ने कहा, अंडरस्को, नहीं दिव्यांश, मुझे हर्षवर्धन से बात करनी है। शिवाय बोला, अंडरस्को, काकी आप चली जाओ, अब आपके हर्षवर्धन रघुवंशी से मैं बात करूंगा। काकी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दिव्यांश और शिवाय के बहुत ज्यादा कहने पर वो दृष्टि के साथ चली गई। लेकिन जाते जाते वो शिवाय से बोली, अंडरस्को, रायता मत फैला देना, तुम्हारे चाचा को तुम्हारी जरूरत है। शिवाय बोला, अंडरस्को, बेफिक्र कर रहिए काकी, अगर शिवाय रायता फैलाता है तो उसे रायते को इकट्ठा करना भी शिवाय रघुवंशी को अच्छे से आता है। दृष्टि काकी को लेकर वहां से चली गई। दिव्यांश 4 कदम चलकर हर्षवर्धन के पास आया, उसे गले लगाकर बोला, अंडरस्को, क्यों गुस्सा कर रहे हो चाचू? क्या अपने भतीजे पर इतना भी यकीन नहीं कि हम आपको इतनी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे? और आपको क्या लगता है कि वो रणविजय सिंह राणा छोटी मोटी हरकतें करेगा और हम हार जाएंगे? शिवाय भी अब जाकर दिव्यांश और हर्षवर्धन के गले लगकर बोला, अंडरस्को, चाचू, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, ये भी जानते हैं कि आप हमारे सगे चाचू नहीं है। ये सुनते ही हर्षवर्धन की आंखों में जो आंसू गिरना नहीं चाहते थे वो गिर गए, और ये एहसास पाकर कि हर्षवर्धन रो रहा है, शिवाय और दिव्यांश ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। थोड़ी देर बाद दिव्यांश और शिवाय हर्षवर्धन से दूर हुए। हर्षवर्धन की आंखें लाल हो चुकी थी, उसका वो दर्द बाहर आना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन अपने भतीजों के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया।
दिव्यांश और शिवाय हर्षवर्धन को उस कमरे में से निकालकर एक सीटिंग एरिया में ले आए। उन्होंने हर्षवर्धन को सोफे पर बैठाया। शिवाय हर्षवर्धन के पैरों के पास बैठकर बोला, अंडस्को, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें जब पता चलेगा कि आप हमारे सगे चाचू नहीं हो तो हम आपसे प्यार नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है कि हमारा प्यार इतना छोटा है कि इतनी सी बात जानकर हम आपसे नफरत करने लगेंगे? दिव्यांश हर्षवर्धन के बराबर में ही बैठा था। दिव्यांश से इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती थी। वो तो हर्षवर्धन का डिसेंट भतीजा था। उसने तो बस अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के कमर पर लपेटकर अपना सिर हर्षवर्धन के कंधे पर रख लिया। दिव्यांश कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके ऐसा करने से हर्षवर्धन समझ रहा था कि दिव्यांश उससे कितना प्यार करता है। शिवाय ने फिर कहा, अंडस्को, बताइए ना चाचू, क्या आपको हमारे प्यार पर यकीन नहीं? कोई बाहर वाला आकर हमारे घर की नींव को हिला सकता है। उसने आपको ब्लैकमेल किया और आप ब्लैकमेल हो गए। आपने एक बार भी मुझे और शिवाय को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठ रहा, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई 30 साल का लड़का नहीं बल्कि 5 साल का हर्षवर्धन हो। आज भी हर्षवर्धन के चेहरे पर वही मासूमियत थी जो आज से 25 साल पहले थी। वो मासूमियत जिससे अजीत को प्यार हो गया था, और आज उसी मासूमियत से दिव्यांश और शिवाय भी बच नहीं पाए थे। शिवाय ने अपना चेहरा हर्षवर्धन के घुटने पर रख लिया और उसके पैरों को हल्का हल्का दबाते हुए बोला, अंडस्को, आपको पता है चाचू, ये जो आपका प्यार है ना, मेरी जन्नत यही है, और मेरी जन्नत कोई मुझसे छीने शिवाय रघुवंशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने मुझे अभी भी ठीक से जाना नहीं। आपके एक एक आंसू का बदला रणविजय सिंह राणा के खून से लूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे चाचू को हट करने की कोशिश की। उसने मेरे चाचू की आंखों में पानी आने दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे चाचू के 24 घंटे खराब किए। आप जानते नहीं है चाचू, अब मैं क्या करूंगा? हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से कुछ बूंदें फिर से निकलकर गाल पर आ गई। दिव्यांश बोला, अंडस्को, चाचू, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऐसे चिल्लाएंगे, चीखेंगे, हमें डांटेंगे और घर से चले जाएंगे और हम आपको जाने देंगे? चाचू, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं, और अब जाएगा तो वो रणविजय सिंह राणा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। हर्षवर्धन बहुत धीरे से एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडस्को, रूही की फोटो है उसके पास। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, उसके पास किसी की भी फोटो है, वो मुझसे नहीं जीत सकता। बस आप अपने आप को संभाल लीजिए, अपना मूड ठीक कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका शिवाय इतना तो काबिल है कि रणविजय सिंह राणा की हर वार का जवाब दे सके। हर्षवर्धन को समझ आ गया था कि उसके भतीजे उसे कहीं नहीं जाने देंगे। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें फैला दी और एक बार फिर से शिवाय और दिव्यांश ने हर्षवर्धन को गले लगा लिया, और तभी हर्षवर्धन ने शिवाय से धीरे से कहा, अंडस्को, अपनी नोजी साफ मत कर देना। ये सुनते ही शिवाय ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अंडस्को, अब तो करूंगा जैसे बचपन में करता था। थोड़ी देर ऐसी रहने के बाद दिव्यांश बोला, अंडस्को, चाचू, अब नहा लीजिए, देखो जरा कैसी हालत बना ली आपने। कोई बाहर वाला देखेगा तो सोचेगा ये हर्षवर्धन रघुवंशी नहाता नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने सिर्फ 2 दिन रणविजय सिंह राणा का टॉर्चर झेला था और 2 दिन में ही अपनी हालत खराब कर दी थी, लेकिन अब हर्षवर्धन समझ गया था कि शिवाय और दिव्यांश रणविजय सिंह को नहीं छोड़ेंगे। दिव्यांश हर्षवर्धन को लेकर वॉशरूम में चला गया ताकि शॉवर लेने में उसकी हेल्प कर दे। हर्षवर्धन ने वाकई ही अपनी तबीयत बहुत खराब कर ली थी। वहीं बाहर शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन पिक किया तो सामने से आवाज आई, अंडस्को, सर सुखराम को किडनैप कर लिया है। क्या करेगा शिवाय सुखराम का? क्या रणविजय सिंह राणा दूसरा वार करेगा?